जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगीड़ और आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। जल्दी से अपने परिवार को बढ़ाने का काम करो, जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और आपको पता है कि सारथी बैच का आज तीसरा सेशन है। 2 सेशन हम कर चुके। सबसे पहली क्लास में हमने 27 सितंबर ग्रुप डी रेलवे का हमने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद दूसरे सेशन में हमने उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो 27 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी का हुआ था उसके फिजिक्स के क्वेश्चन किए थे। और आज हम एसएससी जीडी के क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एसएससी जीडी की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली भी है, तो आपके लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होगी। तो जो सबसे पहली क्लास आपकी हुई थी रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करे थे जिसमें, तो उसमें आपको 3 होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे जो मैं आज नहीं कराने वाला। कल मैं जो कल सेशन लेकर आऊँगा अगला, तो उसमें वे होमवर्क के क्वेश्चन ले आऊँगा, क्योंकि मैं अपने मोबाइल में वे लाया नहीं, भूल गया। तो बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एसएससी जीडी में बहुत आसान सा लेवल है मैथ का, लेकिन वही बात है, आप अगर छोटा लक्ष्य बनाओगे तो आपको वो पाना बहुत कठिन हो जाए, लेकिन अगर आप बड़ा लक्ष्य बनाओगे तो छोटे लक्ष्य को भी आप आसानी से पार कर जाओ। इसलिए जो हमारा बैच चल रहा है योद्धा बैच, उसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा और एडवांस लेवल तक की बात करेंगे। फिलहाल तो आप यहाँ पर आ जाओ। जो पिछले अगर सारे सेशन देखने हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। एक बार चैनल में कुछ देखो, हांड फिर का आ जाया करो, देख लिया करो कौन कौन से सेशन चल रहे। ठीक, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। पहला सबसे छोटा कोष्टक सोल्व करेंगे। क्वेश्चन जो आपको दिख रहा ये है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा लेकिन मुझे मोबाइल में देखना पड़ा है। देखो ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटा कोष्टक हल करेंगे। 1 से 2 को भाग दिया, 1 दूनी 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ। 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 0। इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। जब 2 में से 2 जाएंगे क्या बचेगा आपका 0। ये 4 में से जब 0 जाएगी कितना बचेगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस के 4 और 10 माइनस। जब 6 में से 4 गए 2 बचा, तो 10 माइनस के 2 हो जाएगा। और जब 10 में से 2 जाएंगे आपका 8 आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ आपका ये सही बैठेगा, 8 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सोल्व करने की कोशिश करो। 4200 रुपए की एक राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 5082 हो जाती है। कितने रुपए थे, मूलधन दे दिए थे, यानी कि 4200 रुपए उसने क्या करे थे, एक आदमी को ब्याज पे दे दिए थे और 3 वर्षों तक ब्याज पे दिए। और उससे जो ब्याज प्राप्त हुआ साधारण ब्याज पर 5282 रुपए हो जाती है। एक राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 5082 हो जाती है। इसका मतलब जो आपका टोटल धन मिला कितने साल बाद 5082 रुपए होगी। कितने साल में हुआ है, ये हुआ आपका 3 वर्षों में। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 4200 रुपये उसने किसी आदमी को दिए थे 3 साल के लिए, और जब उस आदमी ने लौटाए तो वे 5082 रुपये लौटाए ब्याज सहित। तो उसे ब्याज कितना मिला, 4200 रुपये दिए थे, आए 5082 रुपये, तो ब्याज कितना मिलेगा 800 रुपये एक मिल जाएगा, 882 मिल जाएंगे। इसमें से यू घटाओगे। ठीक, तो 4200 है, अगर 800 जोड़ दोगे पूरे 5000 हो जाएंगे और 82 अलग, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा आपको 4200 थे तो 882 रुपये। तो इसका मतलब 882 रुपये उसे ब्याज मिला। 882 रुपये ज्यादा मिल रहे, तो 882 रुपये ब्याज मिला, लेकिन 3 साल में मिला। और जो आपको दर निकालनी, दर क्या हो, 1 साल में 100 रुपये पे कितने धन उसे ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। फिर क्या सुनो, दर क्या हो, 1 साल में 100 रुपये पर उसे कितना धन प्राप्त हो, वही आपकी दर हो। अब आपको पता चल गया 382 रुपये प्राप्त हुए, लेकिन ये तो 3 वर्ष में हुए। 882 रुपये प्राप्त हुए तो ये तो 3 वर्ष में हुए। तो 1 वर्ष में कितने हुए 882/3,
1 वर्ष का यू आ गया। लेकिन ये 4200 पावर है, आपको निकालना 100 पे, तो 100 का कितना गुना आयु 42 गुना, तो सीधा 42 का भाग दे दो। ठीक, ये तो हो गया इसका शॉर्ट। वैसा कैसे करोगे, 882 रुपए मिले 3 साल में, तो 1 साल में कितने मिलेंगे 882/3 1 साल में मिल गए। ठीक, लेकिन ये 4200 पे मिले, ब्याज दर क्या हो 1 साल में 100 रुपए पे कितना मिला। अब 4200 पे मिले तो 1 पे कितना मिलेगा 4200 का भाग दे देंगे, 100 पे कितने मिलेंगे गुना 100। ठीक है, आप डायरेक्ट भी देख सको 100 से 42 गुना, तो 0 तो 0 फिर भी कटनी, तो डायरेक्ट बटे 42 भी रख सको। अब 3 तक काट लो, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 3 चौक 12, 294 हो गया। 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो 42/6 आ गया, तो 6 सते 42, 42/6 आ गया, 6 सते 42, 7% आपका आ गया। तो ब्याज दर आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी ब्याज दर हो जाएगी 7%। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा 25% की छूट, तो इसका मतलब छूट की बात कर रहा, बट्टे वाला क्वेश्चन है, मूलधन मिश्र धन, बट्टे वाला क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा लाभ हानि वाला, प्रॉफिट लॉस में चले जाएंगे हम। 25% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 40% का लाभ कमाता है। देखो छूट कितनी दे दी उनने, कई तरीके से करवाऊंगा आपको। 25% की छूट दे दी उसने और 40% का लाभ कमाता है, प्रॉफिट हो गया 40% का उसे। तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो आप पहले सोचो, यहां तो आपका ले लिया हमने क्या कॉस्ट प्राइस, अब दूसरा मार्कर ले लूं मैं, यहां हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, यहां पे ले लिया आपने एमआरपी और यहां पे ले लिया आपने सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितने में खरीदा, उस पर कितने रुपए लिखे हुए थे और कितने में बेच दिया। देखो पूरा अच्छी तरीके था, तो हम कहीं में पढ़ेंगे योद्धा में, अब तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 40% का लाभ प्राप्त किया, 40% कितने हो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5 हो जाके, तो इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु उसने 7 में बेच दी, 5 रुपए की वस्तु उसने 7 रुपए में बेच दी, लेकिन 25% की छूट मिलने के बाद 7 में बेची। या इसका मतलब 25% की छूट मिलने के बाद, इसका मतलब जो है 7 रुपए है, अगर 100 यूनिट की थी तो 25% छूट मिलने के बाद कितने की बेच देंगे, वहां 75 की बेच देंगे, तो ये 75 यूनिट के बराबर है। आई बात समझ में। अगर 100 रुपए की चीज थी और उस पर 25 की छूट दे दे तो कितनी हो जाएगी 75 यूनिट, तो मैं कह सकूं 7 रुपए है 75 यूनिट के, 100 यूनिट के कितने हो जाएंगे, एमआरपी आ जाएगा। 25 थी 75, 25 चौका 100, तो 7 चौक 28/3 आपका एमआरपी आ गया, 28/3 सीपी हो गया आपका 5। आपसे क्या पूछा, आपसे इसने पूछा कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य का रेशियो निकाल लो आप। ठीक है, अंकित मूल्य कितना आपका 28/3 और लागत मूल्य कितना 5, तो एमआरपी अनुपात सीपी का कितना हो जाएगा 28/3 एमआरपी हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा आपका 5, तो कितना अंतर आ गया, वो अनुपात कितना आ गया 28 था 15 हो गया। इसका मतलब 28 आपका एमआरपी था, 15 आपका सीपी हो गया। और हमसे पूछा कितने प्रतिशत अधिक है अंकित मूल्य, तो 15 से कितना ज्यादा है यू, 15 से ज्यादा है यू 13, तो 13 ज्यादा है 15 का गुना 100, तो 5 15, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 260/3, तो इसका पॉइंट में आवेगा 3 8 24, 2 तो 20 हो जाएगा, 3 6 18, 86 सही 2/3,
तो 86 सही 2/3, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 86.67% आपका इसका आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका है ये, क्या करा 5 की चीज थी 7 में बेच दी, एक तरीका तो है यू। इस पर सारे तरीकों की बात करते हैं, देखो जोन सा आपको आसान लगेगा वो देखना। हमने क्या करा, इसे हमने भिन्न में तोड़ लिया, 5 रुपए की चीज कितने में चली जाएगी, 7 रुपए में चली जाएगी, लेकिन 25% की छूट दे दी, इसका मतलब 100 से 75 में दे दी, तो 7 रुपए कितने के यूनिट के बराबर है, 75 यूनिट के। पूरी 100 यूनिट निकाल लेंगे तो पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब इनके बीच का कॉन्सेप्ट देखना हमें, तो इनका अनुपात निकाल लो, अनुपात निकाल लिया, 28 अगर एमआरपी है तो सीपी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है 15 पे, 100 पे कितना 86.67% आ गया। एक तो तरीका है यू। अब एक तरीका और देखो, दूसरा तरीका और देखो आप, 40% का उसे क्या हुआ, 40% का हुआ उसे लाभ। इसका मतलब अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, क्योंकि लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर हुआ है, तो 140 उसका एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और 25% की वो छूट भी दे रहा, इसका मतलब 140 75 के बराबर है। ये 25% की छूट दे रहा था ना, इसका मतलब अगर यहाँ 100 यूनिट था तो ये 75 यूनिट में जाएगी, लेकिन यह जा रही है 140 में, इसलिए आप कह सको 75 यूनिट बराबर है 140 के, तो 1 यूनिट 140/75, 100 यूनिट 140/75 गुना 100, तो 25 थी 75, 25 चौका 100। तो आपका अब रेशियो निकाल लो किसका, एमआरपी का और सीपी का। अब देखो आप, ये हो गया आपकी सीपी और ये हो गया आपकी एमआरपी। सीपी कितना है 100, एमआरपी कितना है 140 गुना 4/3, जीरो तक क्या होगी, जीरो कट गई, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, इसका मतलब यू भाग में इधर आ जाएगा, गुना में 15:14 दूनी 28 हो गया, 15:28 हो गया, यानी कि अगर सीपी 15 है तो एमआरपी आपका 28 हो गया। तो 15 से कितना ज्यादा है, 15 से 13 ज्यादा है, 13 अधिक रखेगा वो 15 का गुना 100, यहाँ से आपका वही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सको। अब एक सक्सेसिव मेथड हो उससे भी आप कर सको, लेकिन अगर मैंने सक्सेसिव मेथड बता दिया, हालांकि वो आसान हो लेकिन ज़्यादा समय लग जाएगा उसे, क्योंकि मेरे पे ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही चलता जाता पढ़ा दिया और आपकी कुछ समझ में ना, तो पूरा 1 घंटे की वो पूरा 1 क्लास में पढ़ा जाएगा सक्सेसिव मेथड हो किस तरह काम करे वो। तो वो हम कहाँ पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे आपके जो आपका बैच चला हुआ है योद्धा बैच, उसमें उसे हम पढ़ेंगे सक्सेसिव केस से किस तरह इन क्वेश्चनों को चुटकियों में हल कर सके। फिलहाल उसे समझाने के लिए पूरी क्लास चली जाएगी एक ही क्वेश्चन पे। एक बार सक्सेसिव केस आपकी समझ में आ गया फिर तुरंत निकाल लोगे, तो इसलिए मैं आज अभी नहीं करवा रहा, आप क्लास देखा करो मेरी रेगुलर, जब भी उसमें लाभ हानि का करेंगे तब सक्सेसिव मेथड पढ़ावेंगे, या किसी दिन एक स्पेशल सेशन लिया सक्सेसिव मेथड का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, एक कार एक निश्चित दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 14 घंटे में तय करती है कि वह कितनी स्पीड तक जा रही, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, स्पीड है उसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने घंटे में तय करती है, समय दे दिया आपका 14 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करने में कितना समय लगेगा, S1 दे दिया आपका 84 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका T1 पूछ लिया। ये बहुत सा तो सोचेगा अच्छा 48 तक जा रहा था 14 घंटे लगे, 48 का उल्टा कर दिया 84, तो उसका कितना हो जाएगा 41 घंटे लगेंगे। मेरा भाई यार रीजनिंग नहीं है, ऐसे ऐसे लॉजिक छोड़ दो, मुझे पता ऐसी बुद्धि भी काम करे था रे, ठीक। तो मैथ है, एक बात देखो 48 किलोमीटर ज्यादा, 48 की स्पीड ज्यादा हो 84 की, आपको के जी 84 की स्पीड ज्यादा हो, 48 में तो नॉर्मल बाइक चले, 84 में तो क्या हुआ है उड़ा के ले जा,
ठीक। तो 84 की स्पीड ज़्यादा हो, जब 84 की स्पीड ज़्यादा होगी, अगर आप तेज साइकिल चलाओगे तो समय कम लोगे कहीं जाने के लिए। आप अपने मामा के गए तो आप अगर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाओगे तो ज़्यादा समय लगेगा, अगर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाओगे तो कम समय लगेगा, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। इसका मतलब समय आना आपका कम। बिल्कुल बेसिक बता रहा, कुछ मत सोचो, दूरी वूरी कुछ मत निकाल लो, समय आना आपका कम। आई बात? समय आना आपका कम। तो इसका मतलब आपके दौरे 3 चीज है। 14 घंटे लग रहे अगर 84 की स्पीड पे जा रहे और वो 48 की स्पीड पे जा रहे तो कितना समय लगेगा अगर 84 की स्पीड पे जाओगे? कितना समय लगेगा अगर 84 की स्पीड पे जाओगे? तो 14 को हम क्या करेंगे, कम आना तो बड़ी संख्या था तो भाग दे देंगे और छोटी संख्या था गुणा कर देंगे, क्योंकि आपको पता कि कम आना। हालांकि तरीका क्या बताऊंगा वो बाद में। आपको पता 48 किलोमीटर प्रति घंटे था, 14 घंटे लगा, अगर 84 था जाएगा तो कम समय लगेगा। समय को करना आपको कम, 14 घंटे को आपको करना कम, तो 14 घंटे को आपको कम करना, 14 को छोड़ दो तो आपके दौरा क्या बचा, 48 और 84। तो क्या काम करो, कम करने के लिए बड़ी संख्या था भाग दो, छोटी संख्या था गुणा करो। तो 14/84 गुणा 48, 14 छिक 84, 6 सते 42, 6 टू 48, तो 6 का हिस्सा काटता, 6 टू 48, तो कितने घंटे लगेंगे उसे? 8 घंटे लगेंगे। दूसरे तरीके से भी देखेंगे। आई बात समझ में? एक तो तरीका ये हो गया, क्योंकि आपको पता 14 घंटे यहाँ लग रहे हैं, जब 84 से जाएगा कम घंटे लगेंगे। इसका मतलब 14 को आपको कम करना तो बड़ी संख्या था भाग दे दो, छोटी संख्या था गुणा कर दो, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या था भाग देंगे इतनी वैल्यू कम हो जाएगी। ये तो हो गया एकदम देहाती तरीका, कुछ नहीं पता हमें, बिल्कुल बंधुरा हमें, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो सीधा ही लगा दो। आई बात समझ में? अपनी तरफ से थोड़ी नंबर पैदा करोगे, नंबर तो इन्हीं का खेल है। और समय आपको पता 14 से कम करना, तो आपके दौरे 2 नंबर बचे, तो कम करना तो बड़ी संख्या था भाग दे, आपको कम हो जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट तक, किस तरह ऐसा हुआ, क्यों हुआ ऐसा। आप देखो 48 किलोमीटर प्रति घंटे में की स्पीड से जा रहा, 14 घंटे में चला जा, इसका मतलब 48 किलोमीटर वो 1 घंटे में जा। आपको ही बोल रहा हूँ 48 किलोमीटर 1 घंटे में जा, तो 14 घंटे 2 घंटे में कितना जाएगा? आप बोल लोगे 84 वो 48 का 2 गुना 96 किलोमीटर, 48 का 2 गुना कितना हो? 96 किलोमीटर जाएगा। 3 घंटे में जाएगा, 3 की गुणा कर दो। 4 घंटे में कितना जाएगा? 4 की गुणा कर दो। लेकिन वो 14 घंटे लो चला, हमें पता है 1 घंटे में जब 48 जा तो 14 घंटे में टोटल डिस्टेंस कितनी कर लगा? 48 गुना 14, यह हो गया आपकी टोटल डिस्टेंस। अब आपको या तो आपकी दूरी पता चल गया कि आपके घर से आपके मामा की दूरी कितनी है, मामा के घर की 48 गुना 14 किलोमीटर। अब आपको पूछ लिया नहीं 48 तक मत जाइए, ज्यादा समय लगेगा, तू जा 84 से। जब 84 से जाओगा तो 84 से भाग दे दो, क्योंकि समय क्या हो? समय हो दूरी बटे समय क्या हो? समय हो दूरी बटे चाल। आई बात समझ में? तो 12 सते 84, 12 चौक 48, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 8 क्या आ गया आपका किलोमीटर, 8 क्या आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा आपका घंटे, 8 घंटे उसे लगाएंगे। आया बात समझ में? अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर इन्हें उतारा करो तो रोक के वीडियो को, जब उतार लिया करो कभी ये सोचो कि गुरुजी तो तुरंत मिटा दे लिखते ही। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 60% अधिक है। अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 60% अधिक है। अगर उसका लागत मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 160 हो जाएगा।
यूसीपी हो गया आपका, यू हो गया एमआरपी, अंकित मूल्य क्या हो एमआरपी। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या है, 20% लाभ पे बेचा गया, यानी कि 100 की चीज थी, 20% लाभ कहीं पर होगा सीपी पे, तो कॉस्ट इस वो सेलिंग प्राइस क्या होगा 120। अब आपको पता देखो 160 की वस्तु थी, कितने पे बेच दी 120 पे बेच दी, कितने कम में बेची, बस छूटी तो निकाल ली। 160 की बात चीज थी, दुकानदार ने आपको 120 में बेच दी, तो दुकान तो हमें कितने की छूट मिलेगी। एमआरपी क्या हो जो उस वस्तु पे लिखा रहे, तो उस वस्तु पे लिख रहा था 160 रुपए और कह दिया कि आप 120 में ले जाओ, आपके लिए छूट है, स्पेशल छूट फ्राइडे वाली और संडे बाजार वाली, वो आप खुद देख लियो, फ्राइडे वाली छूट रहे है संडे बाजार की। 160 था 120 पे बेच दी तो कितनी छूट मिली 40 रुपए की छूट मिली। लेकिन छूट हमेशा कहीं पे मिला एमआरपी पे, छूट किस चीज को देखा, अच्छा दिखाइए प्राइस दिखाओ क्या होगा, 160 रुपए लिख रहा है 120 ले जा, ठीक, तो क्या देखा प्राइस देखा एमआरपी देखा जो उस पर लिखा रहे हैं, तो 40 रुपए की छूट कहीं पे मिली एमआरपी पे 160 पे, 100 पे कितने की मिल जाएगी, 4 चौक 16, अजीब इस तरह काटेंगे 25% आ जाएगा, 25% चौथा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा, एक त्रिभुज की भुजा 4:3:2 के अनुपात में त्रिभुज की 3 भुजा हो, ठीक है, त्रिभुज, त्रि मीन्स 3 और भुज मीन्स भुजा, तो 3 भुजा हो, उसकी अनुपात कितना है तीनों भुजा का 4:3:2 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 हो, देखो ये आपका त्रिभुज हो गया, परिमाप के हो गए, मान के चलो ये 4 होगी या 3 होगी और या 2 होगी, परिमाप का मतलब है ये जितनी आकृति तक घिरा हुआ है सब चुकत देता चारों तरफ था मापो, भाई 2 तो ये होगी, 4 ये होगी, 3 ये होगी, 2 4 3 कितने होंगे 9 होंगे, 2 4 6 और 3 9, तो आपका परिमाप आपके अकॉर्डिंग अगर अनुपात जितना ही मान लो कितना हो जाएगा 9 यूनिट। लेकिन उसने क्या बोला, उसने बोला त्रिभुज का परिमाप है 63, तो 9 यूनिट हो जाएगी आपकी 63 के, 9 सदे 63, 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगी 63/9, 1 यूनिट बराबर हो जाएगी आपके 7 के। आई बात समझ में, तो क्या पूछा सबसे लंबी भुजा की लंबाई, सबसे लंबी भुजा आपकी 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगी 7 × 4, 7 चौक 28। आई बात समझ में, तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे चलो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आपको जरूरत है योद्धा बनने की, और योद्धा कौन बनावेगा आपको, मैं ही तो बनाऊंगा, तो प्ले लिस्ट में जाओ योद्धा बेंच देखो, पहला नंबर सिस्टम चल रहा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेसिक लेवल से चल रहा और धीरे धीरे पढ़ते चल रहे हम, तो आपको योद्धा बनना है तो आपको 3-4 महीने इंतजार करना पड़ेगा, 4 महीने पढ़ने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा किस तरह हम क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करें। आई बात समझ में, तो इसका आंसर आ गया 28। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा, और फुर्ती से कर दो, फुर्ती से, फुल ऑफ एनर्जी के साथ। 12 व्यक्ति किसी कार्य के आदेशों को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य के पूरे हिस्से को कितने व्यक्ति 6 दिन में पूरा करेंगे। देखो व्यक्ति कितने थे 12, कार्य के आदेश को 9 दिन में कर रहे हैं। देखो कार्य हमेशा रखा करें नीचे MDH/W देखा होगा, यानी कि आदमी प्लस गुणा दिन गुणा घंटे, और कार्य हमेशा नीचे रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना, कार्य और मजदूरी हमेशा नीचे रखनी, और जो कचरा रहेगा सब ऊपर आएगा। आई बात समझ में, तो अब देखो ऐसा ही क्यों करें, MDH/W ही क्यों यूज करें, और आप बोल रहे थे कि मैं फॉर्मूले था करवाने वाला नहीं, तो मैं फॉर्मूले से वास्तव में नहीं करवाता, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए करवा रहा, जिससे ज्यादा बड़ी क्लास ना हो, बता दूंगा ऐसा क्यों करें। तो 12 व्यक्ति किसी कार्य के आदेशों को 9 दिन में करते हैं,
12 व्यक्ति 9 दिन में करते हैं कितने हिस्से को, आधे हिस्से को, 1/2 हिस्से को। ठीक है, तो उसी कार्य के पूरे हिस्से को 6 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे, 6 व्यक्ति, दिन आपसे पूछ लिया, टाइम आपसे पूछ लिया, और उस कार्य के पूरे हिस्से को, यानी कि पूरा हिस्सा 1 हो जाएगा। या ऐसा कर लो, पूरा हिस्सा 2 मान लो तो उसका आधा हिस्सा 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब 3 तक काट लो, 3 दूनी 6, 3 3 9, इस 2 का हिस्सा काट लो, 2 6 12, तो 36 18, 2 उधर से चला जाएगा, 18 गुणा 2 बराबर हो जाएगा टी। तो समय कितना लगेगा आपको, 36 लग जाएगा। तो 36 आपका आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है, क्या है, अच्छा 22 सही 3/4, तो इसे सोल्व करते हुए लिखेंगे 22 चौक 88, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 91/4, 91/4 हो जाएगा। उसके बाद भाग दे रखा 14/3 तय। आई बात, ओप दे रखा ओप, उसके बाद कोष्टक में है 8 - 1/5 प्लस 4 - 2 भाग 1/2। तो सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे, इस हिस्से को 2 को 1/2 से भाग दे, तो भाग है तो गुणा कर देख रहे, जो हर हो वो ऊपर चला जा, अंश नीचे आ जा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4। अब 4 में था 4 जाके कितना बचेगा, 0 बचेगा। अंदर क्या बचा आपका 8 माइनस के 1/5। ठीक, आई बात समझ में। 8 पंजे 40, 40 में था 1 गया, 39/5। तो अंदर के पूरे कोष्टक को सोल्व करके आपका आंसर कितना आ गया, 39/5। ओप का मतलब हो गुणा। उसके बाद हाँ पहले ओप को सोल्व कर रख रहे कोष्टक, फिर ओप को सोल्व कर रख रहे, तो 14/3 भाग ऐसा का ऐसा ही 91/4। तो पहले इस चीज को सोल्व करेंगे, अभी गुणा ना लिखो वरना आप घबरा जाओगे। इस चीज को सोल्व करेंगे, तो सोल्व जब इसकी चीज को करेंगे, 3 तैसा काट लिया, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 आ जाएगा। तो 91 गुणा 4 भाग 13 गुणा 14/5 हो गया आपका। ठीक, अब भाग के चिन्ह को हटा के क्या कर लेंगे, गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, हर आ जाएगा ऊपर। 91/4 गुणा 5/13 गुणा 14, 13 सते 91, 7 दूनी 14, तो 5/8 आपका आंसर आ जाएगा। 5/8 आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 5/8। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, दो संख्या 16 तथा 20 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बीच का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, में से और ले से निकालना किसका, 16 और 20 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, 16 एंड 20। इसका में से क्या हो जाएगा, जो 16 तभी कट जा, 20 तभी कट जा, 80 हो जाएगा। 16 पंजे 80 और 20 तभी कट जा, 20 चौक 80। तो इनका एलसीएम तो हो जाएगा आपका 80। एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो दोनों को काट दे, देखो 8 16 को काट दे लेकिन 20 को नहीं काटता, इसका मतलब 4 हो जाएगा। एक हो रहा है वो एचसीएफ का फंडा, अंतर देख लेख रहे, अंतर कितना है 4, या तो 4 इनका एचसीएफ होगा। अगर 4 तक नहीं कट रहे तो इसका गुणनखंड कर लो, तो इसका कोई सा गुणनखंड इसका एचसीएफ होगा। बात करेंगे जब हम यो दबेंच में पूरी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, वहां बात करेंगे। ठीक, एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। अनुपात पूछा, अनुपात का मतलब क्या हो, भाग देना ही तो हो। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात, यानी कि पहले महत्तम समापवर्तक आना 4:80। 4 तक काट लिया, 4 एकम 4 और 20 चौक 80, 1:20 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, 20% कितना हो, पहले तो ये बताओ। 1/5 हो के, जो ए अगर बी 5 है तो ए उससे 1 कम है। 20% का मतलब है 1/5। हमेशा जो नीचे आ रहा है वो बेस वैल्यू हो रहा है।
यानी कि 5 के बारे में वो बात कर रहा। ए 20 है, 20% कम है। इसका मतलब अगर बी 5 है तो ए कितना कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। 5 में तो 1 घटा के 4 हो जाएगा। तो 2b माइनस के ए बटे ए बताइए, 2b माइनस के ए भाग ए बताना। अब b कितना आ गया, आपने 5 मान लिया तो 5 दूनी 10, 2 गुना 5 माइनस के 4 बटे 4 ही तो बताना। तो 5 दूनी 10 में तो 4 गए, कितने बचे 6, 6 बटे 4, 6 बटे 4 आपका कितना हो जाएगा 3 बटे 2, 1.5 हो गया, 1.5, 3 बटे 2 दूसरा आंसर हो गया, दूसरा ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे देखो। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे बस, थके तो नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और सी मिलकर किसी कार्य को, ए और सी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर ले, ए प्लस के सी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर ले, 120 दिन में कर ले। उसके बाद क्या बोला, सी और ई मिलकर, सी प्लस ई दोनों जब मिलकर काम करे तो कितने दिन में कर ले, 80 दिन में कर ले मेरे भाई। उसके बाद क्या है, ए तथा ई मिलकर किसी कार्य को 160 दिन में, ए और ई मिलकर कितने दिन में कर ले, 160 दिन में कर ले। तो इनका आप एलसीएम भी तो ले सको, ले लोगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 40 सारों में कॉमन है, 40 ले लो। कई तरीके हो लेने के क्या हो, कई तरीके हो, कोई सा भी आप ले सको, लेकिन 40 सारों में कॉमन है। जब 40 के टुकड़े में करें, 40 गुना कितना लिख लेंगे 3, तो 4 के 12, इसे क्या लिख लेंगे 40 गुना 2 लिख लेंगे, इसे क्या लिख लेंगे 40 गुना 4 लिख लेंगे। इसका मतलब 40 तो सारों में कॉमन था, वो तो हमने ले लिया एलसीएम। तो 3, 2, 4 और बचा, 3, 2, 4 और बचा। आई बात समझ में। अब जब 120 था भाग दिया, 4 3 12, 120 हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 4 दूनी 8 बचागा। 80 था भाग दिया, 40 दूनी 80, 4 3 12 बचागा। 160 था भाग दिया, 4 चौक 16, तो यहाँ कितना बचागा 6 बचागा। हालांकि हमने थोड़ा कुछ भी ले लो, जरूरी नहीं यू एलसीएम ज्यादा आ गया, एलसीएम नहीं लिया गया, एलसीएम 2 ज्यादा आ गया हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं होता यहाँ एलसीएम लो आप। ठीक, कुछ भी ले सको, कुछ भी ले सको आप। क्यों ले सको कुछ भी, मैं बता दूंगा, क्योंकि फिर यहाँ भिन्न आ जाएगी अगर कुछ भी लोगे। तो वैसे तो आप कुछ भी ले सको, आपके हाथ की बात है, लेकिन क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या ले, यहाँ एलसीएम ले। आई बात समझ में। तो अब देखो 8 12 8 20 और 6 26 काम मिल गया। कौन कौन कर रहा, ए और ए, सी और सी, ई और ई। अगर इन्हें सारों को जोड़ दूं तो क्या आवे, 2a प्लस सी प्लस ई मिलकर कितना काम कर रहे एक दिन में, या उनका एक दिन का काम आ जा। 12 8 20 और 6 26 काम कर रहे एक दिन में, तो एक दिन में 26 काम कर रहे, लेकिन इनकी दुगनी एफिशिएंसी लग रही। तो अगर ये सिंगल सिंगल करेंगे तो कितना काम करेंगे, 13 यूनिट काम करेंगे पर डे। लेकिन काम कितना करना, काम करना आपको ये सब इतना सारा काम करना। ठीक है, इनकी गुणा ना करियो, नहीं भाग दे दियो। तो ए सी और ई मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा होगा। ये क्वेश्चन पूछ रखा कि ए सी और ई मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप कितने दिन में कर लोगे, 13 से इसे भाग दे दो, 40 गुना 3 गुना 4 दूनी 8 बटे 13। जाहिर सी बात है पूरा पूरा नहीं कटेगा तो भिन्न में आवेगा, और सारों के भिन्न में 13 आ रहा। सारों के भिन्न में जो हर है ऑप्शंस को अगर देखोगे 13 आ रहा, इसका मतलब अगर ऊपर ला आपने जोड़ लिया तो काम चल जाएगा। गुना कर लिया अगर ऊपर लेके आपने, तो 4 3 12, 120 गुना 8, 12 8 96 हो, तो 960 बटे 13 आपका आंसर आ जाएगा, 960 बटे 13। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 960 बटे 13। आई बात समझ में। तो लास्ट का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसे देखो, ये बात समझ में आ गई। अब इससे ना घबराओ कि एलसीएम तो पूरा नहीं आ। कई टीचर क्या कर रहे हैं कि ये आपस में कटने नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, आपका आंसर मिला। अब चलो एलसीएम तभी करके देखते हैं इसे।
आप घबरा गए होगे तो क्या करेंगे, 2 कम आ जाएगा एलसीएम, 2 को हटा दो, एलसीएम आ जाएगा आपका इतना। एलसीएम कैसे लिया करें सिखा दूंगा। अब देखो फिर भी उतना ही आंसर आएगा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। 4 तिये 12, 120 पूरा कट गया, यहाँ बचेगा 4, 80 आ गया। 40 दूनी 80, लेकिन 2 तिये 6 यहाँ आ जाएगा 160, 4 चौक 16, यहाँ तक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हो गया। तो 2a प्लस सी प्लस ई, यानी कि ए सी ई की दुगनी पावर मिलकर 6 4 10 3 13 यूनिट काम करे। तो सिंगल पावर मिलकर कितना करेगी, ए प्लस सी प्लस ई की सिंगल पावर अगर मिलेगी तो कितना करेगी एक दिन में काम, 13/2 यूनिट करेगी। इतने यूनिट पर डे हमें काम कितना करना, यू करना। तो कितना हो जाएगा, 4 तिये 12 और 12 चौक 48, 480/13/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 480 दूनी 48 दूनी हो 96, 960/13 आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, यही तो बात कह रहा था मैं भी। लास्ट क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे गया होगा। लास्ट क्वेश्चन, किसी राशि पर चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, किसी राशि पर चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। वो चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया 6000 रुपये। चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल गया, 6000 रुपये। 5वें वर्ष के लिए 6750 रुपये ब्याज वार्षिक संयोजित किया गया, तो ब्याज की दर बताइए। 6000 रुपये था, कितना हो गया 6750 रुपये हो गया। ये चौथे वर्ष था और ये कितना हो गया, ये हो गया 5वें वर्ष। देखो एक बात का हमेशा ध्यान रखियो, चौथे वर्ष ब्याज कितना मिला 6000, 5वें वर्ष ब्याज मिल गया 6750। ब्याज की दर बतानी। सबसे पहले तो ब्याज की दर हो क्या, एक साल में 100 रुपये पे जितना ब्याज मिला उसे बोलता है ब्याज की दर। आई बात समझ में, एक साल में 100 रुपये पे जितना ब्याज मिला उसे ब्याज की दर बोलता है। अब देखो चक्रवृद्धि अगर साधारण ब्याज होता, साधारण ब्याज में अगर चौथे वर्ष 6000 मिले थे तो 5वें वर्ष भी 6000 मिलेंगे। मान के चल 5 रुपये सैकड़ा पर आपने कोई चीज कोई धन दे दिया, तो इसका मतलब 100 रुपये दिए आपने और 5 रुपये सैकड़ा पे दे दिए, तो एक साल में आपको 5 रुपये मिलेंगे। बैंक की बात करेंगे, साहूकार तो महीने में लेख रहे हैं, ठीक, तो बैंक की बात कर रहे वार्षिक ब्याज लगा उन्हें, तो 5% वार्षिक ब्याज दे दिया, इसका मतलब 100 रुपये में उसे 5 रुपये, अगली साल 100 रुपये पे फिर 5 रुपये मिलेंगे। तो बराबर ब्याज रहे साधारण ब्याज में, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या रहा है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिला। आप देखो चौथे वर्ष तो मिला था 6000 रुपये उसे ब्याज, और 5वें वर्ष मिला था 6750, तो ब्याज में कितनी वृद्धि होगी, आपको होगी जी 750 रुपये वृद्धि होगी ब्याज में। लेकिन यूं कहाँ था यार, मैंने कहा चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ब्याज पे ब्याज मिले। अगर साधारण ब्याज होता तो 6000 ही मिलते, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज था 750 रुपये। कहाँ था ये कहूंगा जो चौथे वर्ष उसे ब्याज मिला था उस पर भी तो ब्याज लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगे, तो 6000 पे भी तो ब्याज लगेगा। जो 6000 का ब्याज जुड़ा वो बैठा 750, इसका मतलब है 750 रुपये मिले आपको 6000 पे। अगर 6000 तक भाग दे दोगे तो इसका मतलब 1 पागी, क्योंकि परसेंटेज क्या हो, परसेंटेज हो 100 रुपये पे जो ब्याज मिले। आपको पता 6000 पे तो मिले आपको 750, तो 100 का कितना गुना 6000, 60 गुना, तो सीधा 60 तक भाग दे दो, तो 75/3, 3 तक काट लिया 25 और 3 दूनी 6, तो 12.5 आपका 12.5% आपकी ब्याज दर आ गई। देखो आपका सेशन खत्म हो जा, पूरा खत्म हो गया। ये पूरा नहीं, दूसरा पार्ट इसका कल करेंगे, क्योंकि हमने 10-12 क्वेश्चन करे होंगे। एसएससी जीडी में आपके 25 क्वेश्चन आवे, तो आज इतना ही रखेंगे। ज़्यादा लंबा सेशन करे पर आप बोर हो जाओ तो एकदम धमाकेदार तरीके से तैयारी करते रहो। अगर आप महारथी पहले से हो, अगर आप महारथी पहले से हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप पे मैथ
कुछ आवे कुछ नहीं आता जब भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आपका मैथ बिल्कुल नहीं आता तो आपको क्या जरूरत है, महारथी बनने की जरूरत है, तो आपको योद्धा बनने की जरूरत है। तो जल्दी जाओ योद्धा मैथ ज्वाइन करो, वहां पे बेसिक से चल रही क्लास, तो वो पढ़ते हुए चलेंगे तो आप भी ऐसे ही सॉल्व करोगे स्पीड से। ठीक है, तो सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और एक बार को चैनल में को घूम कर आ जाइए, देख लियो कौन कौन से सेशन चल रहे, सारे सेशन लिया करो। दिन में 3 सेशन चल रहे, एक सुबह 9 बजे, एक शाम को आपको 3 बजे और एक रात को 9 बजे आपको मिले। ठीक है, तो रात का 9 बजे आपका प्रीवियस ईयर चले, सुबह के जो 9 बजे चले उसमें आपका मैथ चले चैप्टर वाइज, और जो आपको शाम के 3 बजे चले उसमें आपका फिजिक्स चले चैप्टर वाइज। तो जितना हो सके शेयर करें और जुड़े रहिए अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।